आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इजराइल और हमास के। जी हाँ, हमास और इजराइल में जो पिछले 19 महीने से 20 महीने से जंग चल रही, अब लग रहा है कि वो खत्म होने वाली है, जंग बंदी होने वाली है और सारी चीजें बड़ी साफ हो रही, क्योंकि अब इसमें अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है, अमेरिका इंटरेस्ट ले रहा है। और चूंकि जो अमेरिका के सदर हैं वो सऊदी के दौरे पर हैं और वो सऊदी पहुंच गए हैं, जहां उनका मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और ऐसा लग रहा है कि अब घुटने टेक दिए हैं नेतन्याहू ने, क्योंकि अब वो समझौता करने पर फिर आमादा हुए हैं। तो क्या पूरा मामला है, क्यों किस तरह से ये बात आगे बढ़ी, कैसे ये चीज़ें हुई और अमेरिका बराह रास्त वो आया, तो क्या पूरा मामला है, इस पर हमने चर्चा की प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत से। उन्होंने क्या कहा, अमेरिका का इन्वॉल्व होना और नेतन्याहू को साइड लाइन करना ये कितना माने रखता है, इस पर हमने चर्चा की। उन्होंने क्या कहा, ये देखिए रिपोर्ट। हमारे साथ हैं प्रोफेसर तेजावत, क्या कहेंगे आप? ये क्या बहुत बड़ी बात नहीं अमेरिका हमास से बात करे? वो हमास जिसको टेररिस्ट कहा जा रहा था, वो हमास जिसका कोई वजूद नहीं था। भाई दुनिया के प्लेटफॉर्म पे हमास को कौन जानता था? मैं नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरी दुनिया की नजर हमास पर है। और हमास से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी, सोचिए आप, जिसको खातिर में कभी किसी को नहीं लाता, वो बात कर रहा है और उसके बाद समझौता होता है। इस दौरान नेतन्याहू बिल्कुल साइड लाइन किए गए और नेतन्याहू को आखिरकार घुटने टेकने पड़े, अमेरिका की बात माननी पड़ी, क्योंकि यूएई नाराज हो गया, कहा कि एक सिंगल पैसे की मदद नहीं करेंगे। क्या कहेंगे इसको, ये कितनी अहम बात है प्रोफेसर तेजावत? मुमताज साहब, आपने बिल्कुल ठीक ही कहा है, क्योंकि अमेरिका को अगर किसी से बात करनी चाहिए तो वो हमास ही है, क्योंकि जो इनसे सीधे जो जुड़े हुए लोग हैं वो हो सकता था, इजराइल के हाथ में कुछ था नहीं, खासकर उन बंधक को रिहाई करने को लेकर। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने अगर हमास से सीधे बात की है तो ये बिल्कुल ठीक ही है। दूसरी बात ये है कि जो हमास हैं वो वहाँ अपने आप में एक पॉलिटिकल ताकत है, एक राजनीतिक ताकत है, इसलिए उसको दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमास ऐसा कोई संगठन नहीं है जो कि अपने आप में कहीं अलग से ही वह नियंत्रित हो रहा हो या चलता हो। दरअसल वो वहाँ की जो स्थानीय जो गाजा की राजनीति है उसमें बेहद सक्रिय है और जनता का समर्थन उसे हासिल है। तो एक तरीके से हमास वो संगठन है जो कि वहाँ की गाजा की जनता को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में उसको साथ लिए बगैर किसी भी मकसद को हासिल नहीं किया जा सकता था। अमेरिका ये चीज़ समझ गया था और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने हमास से जो सीधे बातचीत का जो निर्णय लिया है तो इसके पीछे वजह यही है मुमताज साहब। तो ये हमास और इजराइल के बारे में बताया गया, लेकिन बात इतनी सी नहीं है। ये वाकई कुर्बानी की कामयाबी है जो फिलिस्तीनियों को मिल रही है, जो हमास को मिल रही है। और हमास एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कि अब खुद फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इस बात को माना, अमेरिका भी अब इस बात को मान रहा है, क्योंकि इसीलिए बातचीत की। और नेतन्याहू को भी अब इस बात को मानना पड़ेगा। और जितना बड़ा प्रेशर आप देखिए नेतन्याहू पर है, उसको भी आप देखिए कि बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट चल रहा है। फिर आईडीएफ के लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, 6000 अरेस्ट बताए जा रहे हैं। ये सब है क्या, इस पर हमने चर्चा की प्रोफेसर अरविंद से और अरविंद सिंह तेजावत से। इस पर उन्होंने क्या कहा वो भी काबिल समाअत है, सुनिए। लेकिन प्रोफेसर तेजावत, ये आप देखिए कि हमास वाकई सियासी ग्रुप है, हुकूमत भी रही है, लेकिन इतना बड़ा ग्रुप नहीं था, इतनी बड़ी बात नहीं थी। 19 महीने तक लड़ने के बाद क्या आप इसको ये नहीं देखते कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हमास की है कि एक छोटा सा ग्रुप जो इजराइल से टकराया और इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ था, पूरा अमेरिका ने पूरा सपोर्ट किया, 70,000 लोगों की जान चली गई और आज तक वो लड़ रहा है। क्या कहेंगे, ये क्या मिरेकल नहीं इस दौर में, कितना छोटा ग्रुप इस तरह से लड़ रहा था, या इसको बड़ी ताकतों का सपोर्ट था? मतलब कैसे सरवाइव किया
19 महीने बहुत बड़ी बात होती है, और मतलब लाशों के ढेर पे जंग करना। और अब ये जो खबर आ रही है कि 6000, बल्कि एक साहब तो लिख रहे हैं प्रोफेसर तेजावत की 18,000 मिसिंग है। यानी आप ये देखिए, ये स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं, 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल IDF पूरा गाजा में 18,000, लेकिन 6000 की खबर आ रही कि वो गिरफ्तार कर लिए गए। यानी बात सिर्फ 200 कैप्टिव्स की नहीं है कि, वरना आप देखिए पूरे इजराइल में प्रोटेस्ट चल रहा है, एक दो जगह नहीं। कल मैंने खबर दी है कि पूरे इजराइल में, प्रोफेसर तेजावत, पूरे इजराइल में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। कल मैंने ये आप देखिए कि, और वहां के जो पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या बात करते हो नेतन्याहू का, कहा कि तुम 19 महीने में तुम पाए क्या, तुम हार गए, हाँ तुम हारे हो, जीते नहीं हो। और वहां के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे असली दुश्मन तो नेतन्याहू हैं, हमास में। इस तरह की बातें, तो ये आप देखें किस तरह का प्रोटेस्ट वहां पे आप देख लीजिए। और ये एक दो जगह सिर्फ तेल अवीव में नहीं है, कई जगहों पे हो रहा है, पूरे समझ लीजिए कि इजराइल में। कैसे देखते हैं प्रोफेसर तेजावत? मुमताज साहब, मैं दरअसल थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ उन सब चीजों को, है ना। मैं उनके सेक्रीफाइस की कद्र करता हूँ। उनके सेक्रीफाइस की कद्र करने के बावजूद मैं आपको एक चीज कहता हूँ। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री लिखी है, इंपीरियल हिस्टोरियन रहे हैं मूलतः, और जो उन्होंने एक बात कही है वो वाकई काबिल गौर है। देखिए, हम अक्सर इन दिनों में राणा सांगा, महाराणा प्रताप, इन सबको एज ए हिंदू आइकन की तरफ पेश किया जाता है, पर ऐसा कुछ था नहीं। हमें ये भी पता है क्योंकि जो महाराणा प्रताप थे उनके साथ पठानों की फौज लड़ा करती थी। तो बात ये है कि राजपूतों के लिए एक बात कही गई, उन हिस्टोरियन ने एक बात कही कि राजपूत मरना जानते हैं, उन्हें लड़ना नहीं आता, है ना। उनको पता है कि अगर वो कुर्बानियां देने के लिए कहें तो वो कुर्बानी देने के लिए आए जाएंगे, पर लड़ते कैसे ये नहीं पता। और यही वजह है कि बाबर की मतलब केवल 15,000 की फौज ने 80,000 राजपूतों को धूल चटा दी थी। तो बहादुर कौन था, क्या था, वो एक अलग मसला है, इसके बारे में हम और ज़्यादा नहीं जाएंगे। पर इससे एक सबक मिलता है इतिहास से, वो ये है कि 70,000 लोग मारे गए, तो इतने बड़े सेक्रीफाइस को हम महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो सीधी लड़ाई अगर एज ए पॉलिटिकल टूल वो काम नहीं आ रही है, और इतना बड़ा लोग मर रहे हैं, और जो आपका दुश्मन है अगर वो बहुत ज़्यादा ताकतवर, तो आपको एक नई स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है। और वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में मुझे लगता है कि गांधी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कि गांधी ने बहुत कम सेक्रीफाइस के साथ, गांधी ने बाद में लिखा भी अपने बहुत सारी तमाम जगहों पे, उन्होंने लिखा है, कोई एक रेफरेंस कोट करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जगहों पे लिखा है। और गांधी ने ये लिखा है कि अगर मैं ये अहिंसा वाला तरीका नहीं अपनाता तो काफी लोगों का कत्लेआम हो सकता था। पर क्योंकि, तो बात ये है कि दरअसल उस मशीनरी को खत्म करना है। अगर आपका दुश्मन ताकतवर हो, आपके पास उसके बदले में उतने हथियार ना हो, तो मुझे लगता है कि हमास को अपनी स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा कि खासकर इजराइल जैसी ताकत का मुकाबला वो कैसे कर सकते हैं। अब्दुल्ला साहब, इस सिलसिले में आखिरी बात जो अरविंद सिंह तेजावत से की कुर्बानी को लेकर के, तो ये बात सही है कि बड़ी कुर्बानी दी, कुर्बानी का नतीजा है, लेकिन प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत इसको जरा दूसरी तरीके से देखते हैं। क्योंकि 70,000 लोगों का मारा जाना, उनका कत्लेआम करना, तो क्या उसको महिमा मंडित किया जाना ठीक है? कैसे इसको किया जाए? क्यों इस तरह की खुरेजी हो गई? क्या इन तमाम जो बड़े सवाल हैं, इस पर प्रोफेसर तेजावत ने जो बात कही है वो दिल को छू जाने वाली बात कही है, बड़ी उम्दा बात कही है। हालांकि हमारी उनसे थोड़ी सी इस पे बहस भी हुई, लेकिन बात बिल्कुल उन्होंने ठीक कही है, वो भी आप सुनिए। मुमताज साहब, आपकी एक पुरानी बात पे मुझे असहमति दर्ज करनी पड़ेगी।
जो खासकर आपने ब्रिटेन के संदर्भ में कही, आपने यह बताने की कोशिश की कि जो ब्रिटिश रूल था, वो इतना क्रूअल नहीं था जितना कि इज़राइल का है। देखिए, मैं कोई साम्यता स्थापित नहीं करना चाहता, पर आपको लगता है कि जहाँ जलियांवाला बाग कांड हो, और जलियांवाला बाग कांड केवल एक नहीं था, ज़िलों का कत्ल किया गया, इसमें जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा बड़े तादाद में लोग मारे गए। आप इधर देखिए, हर समाज के हर तबकों को पूरी तरीके से कुचला गया। हाँ, अलग बात है कि वो दिखावा ज़रूर करते थे, जो उनकी जुडिशरी दिखावा करती थी या अलग-अलग तरीके से दिखावा करती थी, पर उन सब का मकसद एक ही होता था। दिखावा तो यहाँ भी हो रहा है। यहाँ क्या नेतन्याहू क्या दिखावा नहीं कर रहे हैं? इसलिए दोनों ही अलग चीज़ें है भी और अलग चीज़ें नहीं भी हैं, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से इम्पीरियलिस्ट है। आपने तभी कहा कि इज़राइल भी वो अपनी साम्राज्यवादी ख्वाहिशें रखता है, इम्पीरियलिस्ट हैं वहाँ के लोग। तो दोनों में एक तरीके की साम्यता भी है, फ़र्क भी है ना? टाइम का भी फ़र्क है, टाइम पीरियड का भी फ़र्क है। वो 100 साल पहले की बात है ना? ये 100 साल बाद की बात है, तो वो तो फ़र्क हम देख रहे हैं। पर मैं ये नहीं कह मैं अलग ही चीज़ कह रहा हूँ थोड़ा-सा, वो ये है कि हालाँकि शब्द पता नहीं कितना उपयुक्त है, फेमिनिस्ट मुझे गाली ना दें, पर मुझे लगता है कि विधवा रुदन का कोई अर्थ नहीं होता है। हम हर रोज़ वही रुदन करते रहें कि हमारे लोग मारे गए, ये सच बात है, मारे गए। आपके पास उसका अल्टरनेटिव क्या है? क्या हमास इतनी बड़ी तादाद में वो वापस उन सब हमलों का जवाब देने की हालात में है? और अगर हालात में है, तो किस तरीके से हालात में है, ये बताना पड़ेगा। क्योंकि आप इतने बड़ी तादाद में लोगों का वो हो रहा है, और आपको क्या उम्मीद है? आप मतलब केवल उनको इज़राइल की सरकार को या उनको ये कहेंगे कि उन्होंने ये गलत किया, तो वो लोग रुकने वाले हैं क्या? क्योंकि उनकी अब बिल्कुल भी मूड नहीं है इस तरीके की नैतिक बातें से। वो नैतिक है जब जहाँ नीति और जहाँ आदर्श और सिद्धांतों की बात ही नहीं हो रही हो, जहाँ हिंसा को एक तरीके से पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता हो, या जो उनकी राजनीतिक विचारधारा का हिस्सा हो या उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा हो, तो ऐसे में आपको लगता है कि हम बार-बार खासकर मीडिया अवेकनिंग के ज़रिए या तमाम उन जगहों पे करके हम वो जनसंहार रोक सकते हैं? इसके लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी ही बेटर हो सकती है, और मैं बिल्कुल ही ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक तरीके की एक नई सोच दे रहा आप है। नहीं प्रोफेसर तजावत, आपकी बात सही है। मैं वही कह रहा हूँ कि क्या होनी चाहिए अगर कोई ये तय करके बैठा है कि हमें इनको मार देना है, पूरा प्लान तैयार किया गया था। आप बताइए, जिस तरह के हमले हुए, एयर स्ट्राइक, जिस तरह, क्या आप बताइए। हम तो कह रहे हैं कि हमास को मारना चाहिए था, हमास को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन हमास को तो खत्म करना उनका मकसद ही नहीं था। मुझे लग रहा है वो जिस तरह से आवाम को मार रहे थे, बिल्डिंगें गिरा रहे थे, पूरा समतल कर रहे थे, और बाद में पूरा प्लान आ गया कि साहब यहाँ से लोगों को हटा दिया जाए, 24 लाख लोगों को, और वहां एक नई बस्ती बना करके, और वहां रेस्टोरेंट पूरा बना करके, और वहां पे पूरी जो है तजारत की जाए। तो ऐसे में फिर क्या करेंगे? क्या क्या होनी चाहिए हिकमत अमली? क्या छोड़ के चले जाते वो लोग? देखिए मुमताज़ साहब, पहली बात तो मैं आपकी इस बात से भी मतलब वो नहीं एग्री नहीं कर रहा हूँ जिसमें आपने कहा कि हमास को मारना चाहिए था। क्योंकि हमास, अभी आपने भी कहा, मैंने भी कहा कि वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलिटिकल ताकत है, वहाँ की लोगों की ख्वाहिशों को कोई शक्ल दे सकता है, तो हमास है, ऐसा वहाँ के लोग मानते हैं। ठीक है? रही बात किडनैपिंग की, वो सारी चीज़ें एक अलग मसला है। तो उसका करने के लिए आप 70,000 लोगों को नहीं मार सकते हैं, पर ये आपको और हमें, या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मर रहे हैं जिनके घर वाले, उनको पता होना चाहिए। पर इज़राइल इस चीज़ से, या वहाँ की सेना या वहाँ की सरकार को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बात ये है। तो पहली बात तो मैं इस बात को ही नहीं मानता कि हमास का पूरी तरीके से, हाँ, जिन लोगों ने किडनैप किया, है ना? और किडनैपिंग के बाद में, उसके बाद में उन्होंने कोई, क्या केवल किडनैपिंग एक तरीके का अपराध है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो किस तरह का अपराध है और उसकी सजा किन लोगों को दे रहे हैं, ये अलग मसला है ना? किडनैपिंग के बाद में वो कर क्या रहे हैं? अगर वो किलिंग्स कर रहे हैं, तो उस अपराध का, या वो जो क्राइम है उसका जो क्या कहना चाहिए, जो उसकी जो तीव्रता है वो बढ़ जाएगी। पर अगर
वो किडनैप हैं, कहीं पर हैं, अभी तक उन्होंने हत्याएँ नहीं की है, तो वो क्राइम थोड़ा-सा, मैं क्राइम में फ़र्क नहीं कर रहा हूँ, क्राइम आखिर क्राइम है। किडनैपिंग को मैं जस्टिफ़ाई भी नहीं कर रहा हूँ। और उसमें हमास कितना ज़िम्मेदार था, हमास की ज़िम्मेदारी किस हिसाब से तय करेंगे और उसके बाद में उसका पनिशमेंट किसको देना है, ये इज़राइल को कोई हक नहीं है। इन सारी चीज़ों को मैं करते हुए, जो कि अभी आपने कहा कि हमास को मार देना चाहिए, मुझे नहीं पता, मैं इस बारे में मैं कोई राय नहीं देना चाहता। तो हाँ, मेरा कहने का और मकसद ये था प्रोफेसर तेजावत कि अगर जंग होनी थी और हमास ने मारा आकर के, तो बदला हमास से लिया जाना चाहिए था। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमास को मार देते, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन आम लोगों को मारना, इसका मतलब नियत साफ थी कि उनका मकसद कुछ और था। ये मैं कह रहा हूं। समझ आपको मुमताज साहब, है ना? इस बात को हमारे साथ जी 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 क्या जी, हमारे मुमताज साहब, साथ मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ। जी 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 फजील साहब आ गए। जी जी बताएं बताएं, अ, कह लें, बात मुकम्मल कर लें। मुमताज साहब, मैं खाली ये कह रहा हूँ, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, ये एक अलग मसला है मुमताज साहब। पर क्या हुआ है, नहीं नहीं बिल्कुल, और जो हुआ है देखिए वो ठीक नहीं मैं हुआ है, आपकी बात और से इत्तेफाक करता हूं। नहीं नहीं, मैं आपकी बात तो से इसको हम इत्तेफाक काउंटर करता हूं। कैसे और करेंगे? और आपने एक चीज़ कही मुमताज़ साहब कि अगर ये नहीं करें तो क्या करें? हाँ, ये तो इस बारे में खाली मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैंने अभी एक ज़िक्र किया, जो भारत ने अपने फ्रीडम स्ट्रगल में एक स्ट्रेटजी अपनाई, एक तरीका अपनाया था, है ना? एक वो तरीका हो सकता है कि फ़िलिस्तीन के लिए वो तरीका ज़्यादा मुफ़ीद साबित ना, ज़्यादा ठीक ना हो। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर तरीका बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अब सीधी-सीधी लड़ाई में अगर 70-80 हज़ार लोगों का सैक्रिफ़ाइस या इतनी बड़ी तादाद में, तो वही होगी। वो मुझे लगता है कि वो एक तरीके का कोई ब्रेवरी नहीं है। वो मुझे लगता है कि एक तरीके से इज़राइल के एंड पे कायराना हरकत ज़रूर है, पर जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं। तो मुझे लगता है कि तो ये बातचीत पर मबनी हमारा प्रोग्राम था। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अगर मुमकिन हो तो शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।